प्रसार कार्य की जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए क्या ज़रूरत होती है कि हम प्रसार कार्यकर्ता को क्षेत्र में जाकर और लोगों को उसके बारे में जागरूक बनाकर आए। यही प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अब लोगों को जागरूक बनाने के लिए, लोगों में किसी विशेष उद्देश्य के प्रति रुचि जागृत करने के लिए और प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को कहने के लिए प्रसार कार्यकर्ता को कुछ माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है, जिनको हम कहते हैं एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स, यानी प्रसार शिक्षण सामग्री। एक्सटेंशन मीन्स प्रसार, टीचिंग मीन्स शिक्षण एंड मेथड्स मीन्स है साधन। तो यानी वो साधन जो कि प्रसार कार्य में या प्रसार शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, इन्हें हम संचार माध्यम भी कहते हैं। अब इनकी आवश्यकता क्यों है? एस्मिंगर ने अपने शब्दों में लिखा है कि जिस तरीके से किसी मशीन को सुधारने के लिए हमें हथौड़ा, पेचकस, स्क्रू ड्राइवर, इस तरह के उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से प्रसार शिक्षा के अंतर्गत अपने विषय को सही ढंग से बताने के लिए, ठीक है, हमको इन प्रसार शिक्षण सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि ग्रामीण समुदाय जिसके विषय में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, यानी जो किनको हमको बताना है, ग्रामीण समुदाय को बताना है। और ग्रामीण समुदाय की स्थिति क्या होती है? या तो वो कम पढ़े लिखे होते हैं या फिर वो अशिक्षित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको ये प्रसार माध्यम बहुत अधिक हेल्पफुल हमारे लिए सिद्ध हुए हैं। अब इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से एक कुशल मैकेनिक को यह पता होता है कि उसको हथौड़े का प्रयोग कहाँ पर करना है, पेचकस का प्रयोग कहाँ करना है, स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग कहाँ पर करना है, ठीक उसी प्रकार से एक अच्छे प्रसार कार्यकर्ता को भी ये ज्ञान होता है कि उसको किस प्रकार के समुदाय के लिए किस प्रकार की पद्धति का प्रयोग करना है। क्योंकि हर एक पद्धति, जो प्रसार शिक्षण विधियां बहुत सारी हैं, अभी मैं आगे डिटेल में विस्तार में बताऊंगी उन सभी को, तो प्रत्येक पद्धति प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर अप्लाई नहीं होती है, या प्रत्येक विषय से संबंधित हर साधन एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ विशेष विषयों के लिए हमें कुछ अलग साधनों की आवश्यकता पड़ती है और कुछ विषयों के लिए हमको दूसरे प्रकार के माध्यमों का सहारा लेना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे जनता यदि कम शिक्षित है तो हमको माध्यम दूसरे सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जनता यदि शिक्षित है तो दूसरे प्रकार की चीजों का सहारा लेना पड़ेगा, और अगर अशिक्षित है तो हमको अलग विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये सब इस पर निर्भर करता है कि हमारा विषय वस्तु किस प्रकार की है, हमारे सामने जो श्रोता यानी जो हमारे ग्रहणकर्ता व्यक्ति हैं वो किस प्रकार के शैक्षिक पृष्ठभूमि को रखते हैं, और साथ ही साथ वो किस प्रकार का समुदाय है। हम व्यक्तिगत रूप से लोगों के पास जा रहे हैं या हम सामूहिक रूप से लोगों को एक साथ बिठा के बता रहे हैं, या फिर हमारे सामने इतना बड़ा जन समुदाय है कि उसको हमको एक बार में ही कवर करना है, तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो ये सब चीजों के लिए प्रसार कार्यकर्ता का प्रत्येक साधन में पूरी तरीके से पारंगत होना आवश्यक है, तभी वो अपने विषय को उन माध्यमों का सहारा लेते हुए विस्तार से बता पाएगा। तो इसलिए प्रसार कार्यकर्ता को किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? पहली चीज क्या है कि कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त है, ये चीज उसको देखनी चाहिए। शिक्षण विधि जिसका वो प्रयोग करने जा रहा है, कौन सी विधि, शिक्षण विधि जो है वो अधिक उपयुक्त है। दूसरे, उन शिक्षण विधियों के प्रयोग की उसको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, केवल शिक्षण विधियों के बारे में जानना सफिशिएंट नहीं, उसको प्रयोग करना भी आना चाहिए उसको। और तीसरी चीज है कि क्या ये शिक्षण विधि उस समुदाय के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं है, ये भी उसको पता होना चाहिए। तो इन सब तीनों चीजों के बारे में अगर कोई प्रसार कार्यकर्ता पूरे तरीके से एक तरीके से पूरा उसके अंदर आत्मविश्वास है कि ये सब तीनों चीजें वो जानता है, समझता है, तो तभी वो क्षेत्र में जाकर या ग्रामीण समुदाय में जाकर अपनी बात को भले प्रकार से कह पाएगा। अब हम इस पर आते हैं कि इन शिक्षण विधियों का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। ठीक है, तो प्रसार शिक्षण विधियां वे साधन हैं जो प्रसार कार्यकर्ता और शिक्षार्थी के बीच में, यानी शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति के बीच में और प्रसार कार्यकर्ता के बीच में ऐसी अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करते हैं
जिससे प्रसार कार्यकर्ता और शिक्षार्थी के बीच में संवाद स्थापित हो सके और साथ में प्रभावशाली ढंग से वो अपने संदेश को उन लोगों तक पहुंचा सके। यानी परिस्थिति अनुकूल उत्पन्न करे जिससे कि आप आपस में दोनों का अच्छा तालमेल बन सके और आपका जो संदेश है वो भी शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्तियों तक पहुंच जाए। ये प्रसार सामग्री का अर्थ माना जाता है। तो जानकारी किन किन विषयों पर, जैसे हम क्योंकि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा विषय है प्रसार शिक्षा, तो बहुत सारे विषयों के साथ लगाया गया है, पाठ्यक्रम है, लेकिन हम यहाँ पर किसकी चर्चा कर रहे हैं? गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की। अब हम चलते हैं प्रसार शिक्षण विधियों के अर्थ की ओर कि प्रसार शिक्षण विधियों का अर्थ क्या है। प्रसार शिक्षण विधियों का अर्थ यह माना जाता है कि शिक्षा देने वाले यानी प्रसार कार्यकर्ता और शिक्षा ग्रहण करने वाले यानी जो ग्रामीण समुदाय वर्ग है, ठीक है, उसमें हम जिसकी विषय पर रहते हैं वो हमारा होता है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। तो हमारे ग्रामीण समुदाय में कौन होंगे? शिक्षार्थी महिलाएं होंगी, ग्रामीण समुदाय की महिलाएं। तो उन दोनों के बीच में ऐसा अनुकूल वातावरण स्थापित करना जिससे शिक्षा देने वाले व्यक्ति और शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति दोनों में आपस में तालमेल भी स्थापित हो सके। साथ ही साथ शिक्षा देने वाले यानी प्रसार कार्यकर्ता जिस विषय को बताना चाहता है उस विषय के संदेश को वो शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति भली प्रकार से समझ सके। ये प्रसार शिक्षा की प्रसार शिक्षण विधियों का अर्थ माना जाता है। अब यहाँ विषय कौन सा होगा? विषय कौन से होंगे कि जो गृह विज्ञान से जुड़े हुए विषय है वही हम उनके विषय में ही हमारी प्रसार शिक्षा कार्य करेगी। वैसे तो बहुत किसी भी विषय पर बताया जा सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम केवल महिलाओं से संबंधित पर ही पूरी तरीके से केंद्रित रहेंगे क्योंकि हमारा विषय है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। तो हमारे टॉपिक्स क्या बनेंगे? जैसे बच्चों के उचित पालन पोषण के बारे में लोगों को जागरूक बनाना, बच्चों के टीकाकरण के बारे में जागरूक बनाना, ठीक है, या उनकी लड़कियों की शिक्षा विशेष तौर पर, ठीक है, क्योंकि बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी ग्रामीण समुदाय कुछ मात्रा में पीछे चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा कन्या भ्रूण हत्या है, जैसे इसके अलावा जैसे आप कुछ वस्त्रों की कटाई वगैरह के बारे में बताएं, ठीक है, जैसे किस किस तरीके से आप जो है उनके लिए उपयोगी जो वस्त्र हैं उनकी सिलाई और कटाई के बारे में उनको बताएं, कटिंग बताएं, ड्राफ्टिंग बताएं और उनको सिलाई करना बताएं ताकि वो अपने उपयोगी वस्त्रों को सीख सके और उसको अपना प्रयोग कर सके और अपने आसपास के क्षेत्रों का भी काम लेके अपना रोजगार शुरू कर सके। इसके अलावा कढ़ाई के बारे में आप उनको बता सकते हैं, आप उनको साफ सफाई के बारे में जागरूक बना सकते हैं, वातावरण के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं कि कैसे आसपास के वातावरण की भी सफाई रखनी जरूरी है। अपने आसपास की खाली जगह है तो किचन गार्डन आप किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं खाली जगह में, और सब्जियां बोकर आप अपने परिवार का न्यूट्रिशन कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। महिलाओं से उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण विषय ये होता है कि जरूरी जो खाद्य सामग्री उनके पास उपलब्ध होती है उसमें कौन कौन से पौष्टिक तत्व हैं जो उनके लिए जरूरी है, उस खाद्य पदार्थ को ज्यादा मात्रा में ग्रहण करें, ठीक है, जिसे वो आसानी से प्रयोग कर सकती हैं। जैसे दूध दही के बारे में उनकी उपयोगिता बताना, हरी सब्जियों की उपयोगिता बताना, ये सब चीजें उन्हें आसानी से अवेलेबल होती है। गुड़ आसानी से अवेलेबल होता है तो उसमें आयरन पाया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस बताना। तो ये विषय होते हैं। एक सामान्य मैंने एक बहुत थोड़ी सी बैकग्राउंड बताई है, विषय बहुत सारे हैं लेकिन हम उनमें से इन कुछ विषयों के ऊपर हमारा जो है फोकस रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे विषय इसमें हो सकते हैं। तो इन विषयों को बताने के लिए हम आमतौर पर आसानी से उनको नहीं बता सकते, हमें उनको ध्यान भी केंद्रित करना पड़ेगा, हमें उनकी रुचि भी अपने में बनानी पड़ेगी, अपने विषय में बनानी पड़ेगी, तभी हम उन महिलाओं को इसके बारे में बता सकते हैं। तो कैसे परिस्थिति उत्पन्न करती है प्रसार शिक्षण सामग्री? पहली चीज तो लोगों का ध्यान आकर्षित करने का ये प्रयास करती है, लोगों की रुचि विषय में केंद्रित करने का प्रयास करती है, ये इसका उद्देश्य रहता है प्रसार शिक्षण विधि का। दूसरे, जब वो सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनमें सीखने की प्रवृत्ति को और अधिक बढ़ाना, ठीक है, यानी कि वो उसे कार्य रूप में ग्रहण करें, सीखने की कोशिश करें। फिर है जब लोग समझने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे तो वो लक्ष्य को प्राप्ति की तरफ भी चलेंगे, यानी वो उसको डेली लाइफ में अपने प्रयोग करना शुरू कर देंगे। और जब वो सीख जाएंगे, उन्हें पसंद भी आ जाएगा, तो अगर उन्हें पसंद आ जाएगा और वो लगे
लगेगा कि वो उपयोगी बात बताई गई थी और वाकई हमें फायदा मिल रहा है उस चीज से, तो क्या होता है कि वो जीवन पर्यंत उस प्रक्रिया को अपने लाइफ में प्रयोग करते रहते हैं। तो यही मूल उद्देश्य हमारी प्रसार शिक्षण विधियों का होता है। इसको हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि प्रसार शिक्षण विधियों को उनके ये सब चरण होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम शिक्षण की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहली चीज आती है हमारी अटेंशन, यानी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण समुदाय में से आप घर घर से महिलाएं इकट्ठी करके लाएंगे तो उन्हें कोई रुचि नहीं है आप में। आपको प्रयास ये करना है कि आप उनका ध्यान अपने प्रति केंद्रित करें, आकर्षित करें। तो पहली चीज आती है अटेंशन। दूसरी चीज आती है रुचि। ठीक है, अब उनको रुचि बननी शुरू होगी जब उन्हें लगेगा कि हाँ लग रहा है कि कोई ठीक सा विषय है, तो उनकी रुचि बनेगी उस चीज में। तीसरा आता है डिजायर। अब उन्हें इच्छा लगेगी, उन्हें इच्छा ये लगेगी कि क्या मैं इस काम को कर सकती हूँ, ठीक है, या क्या बता रहे हैं ये कोई लग रहा है कि कोई महत्वपूर्ण ही बात है जो हमारे लिए उपयोगी है। चौथी चीज आती है कन्विक्शन। कन्विक्शन यानी जब उन्हें विश्वास हो जाए, ठीक है, उन्हें विश्वास हो जाए, दृढ़ता से विश्वास हो जाए कि वाकई ये चीज अच्छी है, ठीक है, वाकई ये चीज उपयोगी है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे अच्छे जीवन स्तर के लिए। फिर क्या होगा, वो उसको करेंगे। करने को क्या कहा जाता है, एक्शन। वो एक्शन रूप में लेंगे, उसको क्रिया रूप में लेंगे। और अंत में क्या आता है, सेटिस्फैक्शन, यानी फिर उनको क्या होती है, उस चीज से संतुष्टि मिलती है। और संतुष्टि मिलने पर वो उसको भविष्य के लिए भी प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, संतुष्टि अगर नहीं मिलती है इस स्टेज पर तो यानी हमारे या तो बताने के तरीके में वो बात नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि ग्रहण करने वाले व्यक्ति के अनुरूप वो विषय नहीं था। कोई भी समस्या हमारी हो सकती है। ऐसी स्थिति में फिर से हमको पहले ही चरण पर आना पड़ेगा, यानी अटेंशन पर, यानी हम उस विषय को और तरीके से बताने का प्रयास करें। क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि विषय तो ठीक है हमारा, हमने समुदाय के हिसाब से लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पार्ट पर कोई ना कोई मिस्टेक है जो लोगों को हम बता नहीं पा रहे अपनी बात को। तो ऐसे में प्रसार कार्यकर्ता को फिर से अपने कार्यक्रम को पुनरारंभ करना पड़ता है। ये चीज प्रसार शिक्षा के एक तरीके से प्रसार शिक्षा से जुड़ा हुआ ये एक पूरा का पूरा एक सर्कल होता है, जिसमें व्यक्ति इस तरीके से घूमता रहता है। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन एंड सेटिस्फैक्शन, इन 6 चीजों में व्यक्ति घूमता है और स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है, और अंत में उसके रिजल्ट हमारे सामने सकारात्मक हमको प्राप्त होते हैं। तो ये तो मैंने बताया आपको कि प्रसार शिक्षण विधियां क्या है। अब हमारे विषय मुख्य आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स, यानी प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण। ठीक है, इसके अगर वर्गीकरण पर हम जाएं तो इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अपने हिसाब से किया है, शिक्षण विधियों के अनुरूप किया है या प्रयोग के आधार पर किया है, बहुत प्रकार से इसका वर्गीकरण किया हुआ है। तो इसका जो सबसे कॉमन वर्गीकरण है, पहले हम उसको लेकर चलते हैं, वो कहलाया जाता है एक तरीके से संपर्क के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, संपर्क के आधार पर, इसे हम अप्रोच के आधार पर भी कह देते हैं क्लासिफिकेशन को। तो संपर्क के आधार पर हम इस वर्गीकरण को 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला हमारा आता है इंडिविजुअल यानी प्रत्यक्ष संपर्क। दूसरा हमारा आता है ग्रुप कॉन्टैक्ट, यानी सामूहिक संपर्क। और तीसरा हमारा आता है मास कॉन्टैक्ट, यानी के जन संपर्क। ठीक है, ये 3 प्रकार के हमारे संपर्क होते हैं जो हम प्रसार शिक्षण में प्रयोग करते हैं, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट, ग्रुप कॉन्टैक्ट एंड मास कॉन्टैक्ट। ठीक है, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट का अर्थ क्या है कि जब कोई प्रसार कार्यकर्ता एक बार में केवल एक ही व्यक्ति से संपर्क करे और उसको ही केवल जानकारी दे, उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है,
जब कोई प्रसार कार्यकर्ता एक ही समय में एक पूरे समूह से संपर्क करता है, एक पूरे समूह को बिठाकर अपनी बात को बताता है, उसको हम कहते हैं सामूहिक संपर्क। और जब कोई प्रसार कार्यकर्ता एक बार में विशाल जन समुदाय को बताता है, ठीक है, अपने संदेश को उन तक पहुंचाता है, ऐसी बात है कि जो सब तक पहुंचनी जरूरी है, ठीक है, तो ऐसे में सामूहिक जन समूह संपर्क या जन समुदाय संपर्क प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 हमारे प्रसार शिक्षा के ये क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला क्लासिफिकेशन है, जो कि किस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट, संपर्क के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट। हम इसे 3 भागों में बांटते हैं, इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट, ग्रुप कॉन्टेक्ट एंड मास कॉन्टेक्ट। अब हमारी ये तो हमारा मात्र क्लासिफिकेशन है। अब इस हर एक क्लासिफिकेशन के अंदर इनके अपने अपने टीचिंग एड्स आते हैं। जैसे इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट है तो इसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं? आती है फार्म विजिट, ठीक है, होम विजिट, टेलीफोन कॉल्स, ठीक है, और इसके अलावा क्या आता है? पर्सनल लेटर, ये सभी चीजें हमारी इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। पर्सनल लेटर, होम विजिट, फार्म विजिट, ऑफिस विजिट भी आता है, बल्कि इसके अंतर्गत एक मेथड आता है ऑफिस विजिट, ठीक है। ये हमारे सारे ऐसे माध्यम हैं जिनमें हम एक बार में एक ही व्यक्ति से संपर्क स्थापित करता है। फार्म विजिट यानी किसी एक व्यक्ति के खेत पर चला गया, वहां जाके उसने उनको खेती से संबंधित जो उनके पास उपयोगी जानकारी थी वो बताई और इस तरीके से अपनी बात को बताया। उसने वहीं ऑन स्पॉट ही उसके खेत में ही जाकर जब जानकारी दी, उसको हम फार्म विजिट बोलते हैं। दूसरा होम विजिट है। होम विजिट यानी कि जब हम किसी जैसे एक महिला के घर पर गए और वहां पर हमने उस महिला को बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके आप जो है अपने परिवार के न्यूट्रिशन को इस माध्यम से बढ़ा सकते हैं। तो ये आता है होम विजिट, यानी डोर टू डोर हम विजिट करें जब, ठीक है। और तीसरा आता है टेलीफोन कॉल्स यानी फोन करके अगर हम किसी को जानकारी दे रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण जानकारी को दे रहे हैं, इसे टेलीफोन कॉल्स बोलते हैं। पर्सनल लेटर यानी कि जब हम व्यक्तिगत रूप से किसी को पत्र लिखें और पत्र में बड़ी आत्मीयतापूर्ण शब्दों के साथ में हम अपनी बात को कहें कि हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि आप इस मेथड को अप्लाई करें अपने उसमें, तो ज्यादा आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, तो ये कहलाया जाएगा पर्सनल लेटर। और फिफ्थ आता है ऑफिस कॉल्स, यानी ऑफिस में जाकर बातचीत करके आना, ठीक है, ऑफिस में कॉल्स करना, तो इसको कहा जाता है ऑफिस विजिट या ऑफिस कॉल्स। तो इस तरीके से ये सभी माध्यम लेकिन तब अप्लाई होते हैं जबकि हमारा जो शिक्षार्थी समूह है वो उसकी संख्या काफी कम हो। मान लो 8-10 लोगों से ही मात्र हमको संपर्क करना है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम इन माध्यमों का सहारा लेंगे। इन माध्यमों में व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से क्योंकि थकान भी होती है, श्रम ज्यादा लगता है, शक्ति ज्यादा खर्च होती है, समय भी ज्यादा लगता है, ठीक है, और इसके अलावा बहुत आत्मीयतापूर्ण संबंध बनाने पड़ते हैं पहले व्यक्ति से, तब जाकर आप उस बात पर आते हैं कि आपको क्या संदेश देना है। तो इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप पर ये सब चीजें हैं, समय, शक्ति, साधन सब कुछ है, तो आप इन माध्यमों का, शिक्षार्थी कम है तो इन माध्यमों की हेल्प आप ले सकते हैं।